कांग्रेस में पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता कांग्रेस से डबरा विधानसभा सीट की प्रभारी विजयलक्ष्मी साधो भी चुनावी क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क से लेकर सभा में शामिल हो रही हैं। वे लगातार भाजपा को कटघरे में खड़े करते हुए तमाम आरोप लगा रही है। हमारे एसोसिएटेड न्यूज एडिटर अरविंद शर्मा ने उनसे खास बात की। हमारे साथ हैं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश शासन में पूर्व मंत्री साधो जी। हम उनसे बात करेंगे जिस तरीके से यह उपचुनाव मध्य प्रदेश की जनता पे थोपा गया है, क्या उचित था इस समय यह चुनाव होना, और जिस तरीके से देश इस समय समस्याओं से घिरा हुआ, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ कोरोना है। कोरोना काल में जिस तरीके से देशबंदी था और देशबंदी के बाद हम सीधा चुनाव पे चले आए, तो हम उनसे बात करेंगे। साधो जी, जिस तरीके से ये चुनाव हो रहा है, क्या माना जाए, ये चुनाव जनता पे थोपा गया नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। संविधान में हमारी व्यवस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, कोई भी चुनाव जो होते हैं, चाहे पंच के ले लो, सरपंच ले लो, जनपद, जिला पंचायत, विधायक, सांसद, 5 साल का चुनाव होता है। संविधान में व्यवस्था है कि 5 साल के लिए आपको जनता चुनती है। उसके बाद में अगर आप अच्छा काम करोगे तो जनता वापस आपको, जनता के बीच में जाओगे तो वापस आपको जनता मैंडेट देगी। लेकिन ये बीच मुश्किल से 15 महीने नहीं हुए, क्योंकि 15 साल की शिवराज मामा की सरकार ने जो अनैतिकता की थी, जो प्रदेश की जनता, चाहे कोई भी वर्ग ले लो, किसान ले लो, चाहे वो SC ST के लोग ले लो, महिलाओं पे अत्याचार ले लो, या व्यापारी भी परेशान थे, हर वर्ग, युवा तो रोजगार मिल ही नहीं रहा था, हर वर्ग परेशान था। उन परिस्थितियों को देखते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मैंडेट दिया, आदरणीय कमलनाथ जी के पक्ष में मैंडेट दिया, और उसको मात्र 15 महीने में ही, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत साफ सुथरी राजनीति थी, इस तरह की चीज़ कोई सोच नहीं सकता था। 15 महीने में मुश्किल से 10.5-11 महीने काम करने का मौका मिला, और उसमें सरकार गिराना, संवैधानिक लोकतंत्र की हत्या करना एक सबसे बड़ा अपराध किया है, मध्य प्रदेश की राजनीति को गंदा किया है। और ये चीज़ जनता, जो आज चुनाव आपकी बात कर रहे हैं, थोपे चुनाव, ये कांग्रेस बीजेपी के चुनाव नहीं है, ये जनता वर्सेस गद्दारों के चुनाव हैं, और इस चुनाव में जनता गद्दारों से बदला जरूर लेगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है यह चुनाव हो रहा है, 15 महीने वर्सेस 15 साल वर्सेस 6 महीने, इनका आरोप है बीजेपी वालों का कि जब भी कमलनाथ जी से बात होती थी विकास के पैसे नहीं मिलते थे। अब पैसे कहाँ, पेड़ से आ गए क्या? देखिए, कमलनाथ जी की जब सरकार बनी, मैं खुद उस मंत्रिमंडल की सदस्य थी। शिवराज मामा ने घोषणाएं तो खूब लंबी चौड़ी करी थी, हजारों में, लेकिन बजट में खजाना बिल्कुल खाली था। खजाना एकदम खाली था। किन परिस्थितियों में किसानों का कर्जा माफ़ किया, ये हमेशा झूठ बोलते रहे, लेकिन इन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल पर वो चीज़ को रखी कि करीब करीब 27 लाख किसानों के कर्जे माफ़ हुए, और उसमें 11,646 करोड़ के कर्जे माफ़ किए। स्वयं ने स्वीकार किया, क्योंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा को पटल पर आप झुटला नहीं सकते हो। माननीय मंत्री जी, जो कृषि मंत्री हैं, उनके खुद से दस्तखत से ये पटल पर रखा गया, और 11 महीने के अंदर जो आदरणीय कमलनाथ जी ने किया, किसानों का कर्जा माफ़, बिजली के बिल आधे, पेंशनें जो है 300 से 600 की, गरीब बच्चों की शादियों के लिए 51,000 दिए, 100 रुपया गरीब को जो बिजली दी, 100 यूनिट खर्च करोगे तो 100 रुपये लगाओगे, और नाना प्रकार की योजनाएं जो हमारे वचन पत्र में थी, सैकड़ों की संख्या में उसको लागू किया। गौशालाएं खोली, जो कि गाय, गौ माता, जिनके नाम पे ये ठेकेदारी करते थे भाजपा के लोग, गौ माता के नाम पर ही ये दुकान चलाते थे, उनको सड़कों पे छोड़ देते थे, और सड़कों पे गायें मरी पाई जाती थी। उसको आदरणीय कमलनाथ जी ने गौशाला के माध्यम से एक प्रदेश के अंदर कई गौशाला करी, 1000 से ज़्यादा गौशाला खोली। तो ये सब चीज़ें करते जा रहे थे, और उनमें बीच में इन्होंने ब्रेक लगा के इस तरह की हरकतें की, जो कि अपने निजी स्वार्थों के कारण, जो सौदे के दम पर ये सरकार बनाई है, इसको प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता देख रही है। जिस तरीके से कमलनाथ जी ने एक योजना चलाई थी, शुद्ध से युद्ध, इस योजना का भी सरकार गिराने में कहीं ना कहीं असर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं इसको कि शुद्ध से युद्ध जो चलाया था, जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी, जिनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता था, आदरणीय कमलनाथ जी ने उन लोगों को भी छेड़ा, उन लोगों को भी किया। शुद्ध का युद्ध
इससे आम लोग खुश थे, बड़े बड़े लोग इसमें फंसे हुए थे। लोग डर के मारे अपनी जो दुकानें जो मिलावटें कर रहे थे वो पीछे हट रहे थे। तो एक अच्छा मैंडेट जो है पब्लिक के बीच में जा रहा था। ये सब चीज़ मिल के बहुत सारी जो गंदी चीज़ें थी जो चल रही थी वो सारी चीज़ें मिल के सरकार गिनाने में उनका योगदान रहा। मैम, हम इस चुनाव पे इस उपचुनाव की बात करेंगे। डबरा में जिस तरीके से किसी महिला के ऊपर एक वाक्य बोला जाता है और उस महिला द्वारा फिर पलटवार किया जाता है, तो क्या राजनीति में ये उचित है इस तरीका का वाद विवाद नेताओं के बीच में? नेता हमारे लिए वो होते हैं कि वो हमको, मगर वो नेता यदि जब इस प्रकार के वाद विवाद में पड़ते हैं तो क्या मानना है आपको, ये होना चाहिए? देखिए, एक महिलाओं के नाते अगर कोई भी बात, अगर असंसदीय बात अगर होती है तो मैं समझती हूँ कि उचित नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी का नेता कुछ बोले। लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे अगर जो लोग उठा रहे हैं डबरा की सभा को लेके, आदरणीय कमलनाथ जी की सभा को लेके, वो अपने गिरबान में भी झांके देखें कि उन्होंने भी समय समय पर किस तरह के उद्गार बोले। मुझे बताया गया कि 2018 के चुनाव ने नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इमरती देवी में, हालांकि नाम मुझे नहीं लेना चाहिए लेकिन आपने पूछा है तो बताऊंगी, 2018 में उन्होंने कहा था, दैनिक भास्कर में छपा भी है, कि इमरती तो खाने की चीज़ है, उसको ये क्षेत्र सौंपना नहीं। फिर सुर्खी में एक बड़े नेता ने, जो इनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि पारुल साहू जो है वो रिजेक्टेड माल है, तो माल शब्द सही है। फिर उसके बाद में जो अनूपपुर में बिसाऊलाल जी ने जो शब्द का उपयोग किया, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, शब्द बहुत ही गंदा शब्द है। तो ये जब सही है तो पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। और जहाँ तक कमलनाथ जी के सवाल है, मैं खुद मंच पे थी, जो बच्चे खड़े थे सामने यूथ और एनएसयूआई के, उनके साथ वो डायलॉग कर रहे थे और उन्हीं के बीच में से कुछ चीज़ें आ रही थी जिनको वो रिप्लाई देते जा रहे थे। तो उनका मत आशय ये नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत प्रतिष्ठित और बहुत दिमाग वाला नेता है और उनका 40 साल का अनुभव है, उनके मुँह से कभी ये शब्द निकल नहीं सकते। लेकिन वो वार्तालाप जो कर रहे थे बच्चों के साथ, जो यूथ एनएसयूआई के साथ, तो उसके बीच में से कहीं ना कहीं शब्द जो आया, और मैं समझती हूँ कि असंसदीय शब्द कहीं की इसकी परिभाषा में अगर आप भी देखेंगे तो हो नहीं सकता। तो यह बात सही है कि जो भी राजनीति के अंदर है, क्योंकि पब्लिक फिगर होते हैं, और पब्लिक फिगर अगर हम हैं तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए किसी के ऊपर भी। विजय लक्ष्मी जी, जिस तरीके से उस शब्द को लेकर इस चुनाव को मुद्दा विहीन बना दिया गया, सिर्फ उस मुद्दे को ही चुनाव में ला दिया गया, तो क्या कांग्रेस या भाजपा को आम जनता के लिए बताने के लिए कोई मुद्दा नहीं रहा इस चुनाव में? बिल्कुल आप सही कहते हैं। उसी दिन मंदाता विधानसभा के अंदर माननीय महाराज साहब की जब मीटिंग थी, आप सब ने देखा होगा कि किसान उनकी सभा के अंदर कुर्सी के ऊपर मरा हुआ पाया गया, जिसको आपके चैनल वाले बता रहे थे कि ये अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई, जबकि वो वहीं था मरा हुआ और उसको एक आदमी कपड़ा ढाक रहा था। जो बात लंबी चौड़ी करते थे कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम उनके लिए सड़कों पे उतर जाएंगे, तो सड़क पे उतरना तो भाई साहब दूर की बात है, मंच से उस किसान की डेड बॉडी तक उतर के अगर उसको श्रद्धांजलि देते तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी बात होती। और आपकी कथनी जो कर रहे हैं उसमें लगता कि नहीं भाई, आपने मानवता है। आप भाषण दे रहे हो और किसान कुर्सी पर उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो ये कौन सी मानवता है? आप अपने निजी स्वार्थों के लिए आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो, तो ये उस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए ये डबरा वाला मुद्दा उछाला गया है। तो ये थी मंत्री विजय लक्ष्मी साधो जी। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से उपचुनाव में बातें हो रही हैं, क्योंकि जो अपोजिट पार्टी है, जो वर्तमान सत्ता चला रही है, जिसने सत्ता कांग्रेस को बेदखल किया है, उसके पास मुद्दे नहीं है। वाद प्रतिवाद लगातार होते रहेंगे इस चुनाव में। और 3 तारीख को वोटिंग है, 10 को रिजल्ट आएगा। 10 को ऊँट किस करवट बैठता है मध्य प्रदेश में, ये देखने वाली बात होगी। सरकार किसकी रहती है और कौन घर बैठता है, ये आने वाला समय बताएगा। अरविंद शर्मा, न्यूज़ वर्ल्ड, डबरा।